हेलो एवरीवन। दोस्तों, जूनियर इंजीनियर बनने का सपना किसका नहीं होता। जितने भी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या फिर बीटेक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स की बात करें, अगर वो पास होने वाले हैं या बीटेक अपीयरिंग में है, थर्ड ईयर में है, सेकेंड ईयर में है इवन, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आज के समय अर्ली स्टेज में ये सोचना कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना चाहिए, कौन सी गवर्नमेंट जॉब को चूज करना चाहिए, या फिर मुझे अपने कॉलेज पर प्लेसमेंट पर आधारित होना चाहिए। ये सवाल बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में होता है। कॉलेज के प्लेसमेंट पर निर्भर होना ये आज के समय में किसी मूर्खता से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि पहले के समय की बात कुछ और थी, जहां पर कॉलेजेस कम हुआ करते थे और नौकरियां ज्यादा हुआ करती थी। आज से तकरीबन 15 साल पहले की अगर मैं बात करूं तो 20 साल पहले लेकर चलेंगे, 15 साल पहले तो फिर भी काफी ज्यादा जो है वैकेंसीज कम हो गई थी। लेकिन अगर मैं 20 साल पहले की लेकर चलूं तो जितने कॉलेज इंजीनियरिंग पास आउट होते थे, चाहे वो डिप्लोमा हो या बीटेक पास आउट हो, उन सभी की नौकरियां थोड़ा जो है थोड़ी सी मेहनत करके, थोड़ा सा एफर्ट डालकर जो है वो आसानी से लग जाती थी। लेकिन पिछले अगर मैं कुछ 10 सालों की बात करूं तो पिछले 10 साल से ऑब्वियस ही बात है, आप सभी लोगों ने देखा होगा कि कॉलेज कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, है ना। कितने ज्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो कम हो चुके हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और कॉलेज के बढ़ जाने की वजह से इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के जो है बहुत ज्यादा इंजीनियरिंग करने की वजह से ये कह लीजिए कि नौकरियों में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिली है। यूं कह लीजिए कि बेरोजगारी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो हर एक स्टूडेंट जो है वो ये समझना चाहता है, चाहे वो किसी भी ईयर में हो, आज सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, या बीटेक सेकेंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, तो वो जानना चाहता है कि सर हमें अगर जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन करना है तो कैसे करा जाए, कैसे स्टार्ट कैसे किया जाए, इसके अलावा क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है, हमें कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, पीवाईक्यूज कितने ज्यादा जरूरी हैं अगर हम किसी भी जूनियर इंजीनियर की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी हो, आरआरबी हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। सिलेक्शन कितना समय लगता है सिलेक्शन होने में, अगर मैं अभी से तैयारी करूं तो क्या मेरा सिलेक्शन इतने समय में हो जाएगा, मेरे घर में फाइनेंशियल कंडीशंस हैं, एक्सेट्रा, बहुत सारे सवाल आते हैं, है ना। तो इन सभी सवालों को एक जगह पर मैंने जो है इकट्ठा किया है, और मैं सारे सवालों का जवाब आपके इस सेशन में देने वाला हूं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आप सभी लोगों को, जितने भी जूनियर इंजीनियर आप सभी एस्पिरेंट हैं, ये समझना होगा कि आप जूनियर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो किस डिपार्टमेंट में बनना चाहते हैं। सबसे पहले एक टारगेट फिक्स करना होगा, आपका एम, उद्देश्य जो है वो फिक्स करना होगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट बनना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट का यही कहना होता है कि सर हमें तो कोई भी मिल जाए, हम सभी में ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि आप किसी एक एग्जामिनेशन को जब आप चूज करते हैं तो स्पेसिफिक आप प्रिपरेशन उस सिलेबस के लिए करते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चूज किया है कि आपको रेलवेज में जेई बनना है, तो आप रेलवेज के सिलेबस को चूज करेंगे, ना कि आप से कह दिया जाए कि कोई भी जूनियर इंजीनियर आया। जैसे अभी इंटेलिजेंस ब्यूरो की वैकेंसीज आई हैं, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का सिलेबस टोटली अलग है एक आरआरबी के सिलेबस से देखा जाए। कुछ हद तक सेम मैच करता है बट टोटली अलग है, मैं कहूंगा। तो ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी एग्जामिनेशन का सिलेबस जो है वो फॉलो कर सकते हैं। एक आइडियल सिलेबस फॉलो करना होगा, और उस आइडियल सिलेबस के हिसाब से ही फॉर्म भरना होगा। इसके बाद आप उसके हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे। फिर जब प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तब जाकर आप फॉर्म जो है किसी का भी भर सकते हैं और किसी भी एग्जामिनेशन में अपीयर हो सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक सेलेक्ट करना होगा एक प्रॉपर एग्जामिनेशन, कि वो कौन सा एग्जाम है, चाहे वो रेलवेज हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। अगर आपका कोई एक ऐसा आइडियल एम है कि आपको इस एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है, तो मुझे वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले यहां पर जूनियर इंजीनियर बनने के लिए या जूनियर इंजीनियर की तैयारी शुरू करने के लिए मैंने आपको जैसा कि कहा, आपका एक उद्देश्य होना चाहिए। उसी उद्देश्य से रिलेटेड सबसे पहले आपके सामने एक कोट है कि फ्यूचर आपके द्वारा जो क्रिएट होता है वो आज आप जो करते हैं उससे डिसाइड होता है, ना कि आप जो कल करेंगे उससे डिसाइड होगा। मतलब आज आपने जो डिसीजन लिया है कि आज आपको जूनियर इंजीनियर बनना है और इसके लिए मेहनत आपको आज से ही शुरू करनी पड़ेगी। ये नहीं कि हम उसको टाल दें और हम कल से प्रिपरेशन शुरू करेंगे, परसों से प्रिपरेशन शुरू करेंगे। सो द फ्यूचर इज डिसाइडेड बाय व्हाट और क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू इट टुमारो, व्हाट यू डू इट टुडे, नॉट टुमारो, है ना। आप जो आज करते हैं उससे डिसाइड होगा, उससे क्रिएट होगा, ना कि जो कल आप क्रिएट करेंगे उससे होगा, ठीक है। चलिए, तो यहां पर सबसे पहले आती है कि इंपॉर्टेंट क्या है।
तो मैंने आपको बताया कि इंपॉर्टेंट है कि आप सबसे पहले सिलेबस जाने या फिर एक आइडियल एग्जाम हमें समझना चाहिए कि हमारा एक आइडियल एग्जाम क्या है, हमें उस आइडियल एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करनी है। अब वो एग्जाम कोई सा भी हो सकता है, वो आरआरबी हो सकता है, वो जेई आरआरबी जेई हो सकता है, उसके बाद एसएससी जेई हो सकता है ना, या फिर वो पीजीसीआईएल हो सकता है, ठीक, या फिर हमें भाई पीजीसीआईएल जेई, या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का सपना है कि सर मुझे पावर प्लांट में काम करना है, सर मुझे पावर प्लांट में वहां पर जहां बिजली बन रही है वहां पर काम करना है, तो मुझे एनएचपीसी में जाना है। या फिर बहुत सारे स्टूडेंट का जिसने ट्रिपल ई ब्रांच से किया होगा, सर मुझे इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में जाना है, मुझे इसकी तैयारी करनी है। तो स्टूडेंट का जो है एम अलग अलग है, लेकिन अगर एक कॉमन स्टूडेंट की बात करें तो एक कॉमन स्टूडेंट हर एक एग्जाम की प्रिपरेशन करता है और वो आरआरबी जेई एग्जामिनेशन के लिए, एसएससी जेई एग्जामिनेशन के लिए जाना चाहता है, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स की नॉलेज नहीं है और बहुत सारे एग्जाम्स की वैकेंसीज हर साल नहीं आती। एनएचपीसी जेई जैसे 2023 के बाद 2025 में आया, इंटेलिजेंस ब्यूरो 23 के बाद 25 में आया, पीजीसीआई डिप्लोमा ट्रेनिंग कभी आता है, कभी बड़ी वैकेंसीज के साथ आ जाएगा, कभी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर रिक्रूटमेंट करेगा तो कभी रेगुलर बेस पर रिक्रूटमेंट करेगा, कोई फिक्स नहीं है। बट एसएससी जेई हर साल रिक्रूटमेंट करता है और एज पर द प्रीवियस स्टेटमेंट फ्रॉम द रेलवे मिनिस्टर, आरआरबी जेई भी हर साल रिक्रूटमेंट होना चाहिए, करेक्ट। बट देखते हैं इस बार 2025 में रिक्रूटमेंट आती है कि नहीं। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको सबसे पहले अपना सिलेबस, भाई एक आइडियल एग्जाम अगर आपने सेलेक्ट कर लिया है तो उसके सिलेबस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो व्हाट आर द स्टेप्स, क्या स्टेप्स होने चाहिए जो आपको फॉलो करने चाहिए किसी भी जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहला होता है कि सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए समय से पहले। कोई सा भी एग्जामिनेशन हो, किसी कभी भी जूनियर इंजीनियर बनने के लिए आपको सिलेबस को समय से पहले कवर करना होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रिपरेशन करते हैं, लाखों स्टूडेंट। अगर मैं एक डेटा की बात करूं, रफ डेटा, एसएससी जेई में हर साल 5 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। कभी इससे पहले 6 लाख भरे जाते थे, 2025 में 4.5 लाख से ऊपर फॉर्म भरे गए हैं, 5 लाख नहीं बट 4,65,000 स्पेसिफिकली बताऊं। रेलवे जेई की जब वैकेंसी आती है तो भर के फॉर्म भरे जाते हैं, 10 लाख फॉर्म भरे गए, 11 लाख फॉर्म भरे गए लगभग, तो भर के फॉर्म भरे जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स भी अपीयर हो रहा है उसमें, कंप्यूटर साइंस भी अपीयर हो रहा है, आईटी भी अपीयर हो रहा है, तो 10 लाख 11 लाख फॉर्म भरे जाते हैं। तो सिलेबस समय से पहले कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखो तैयारी हर एक स्टूडेंट कर रहा है, लेकिन क्या हर एक का सिलेबस समय से पहले पूरा हो रहा है, सोचने वाली बात है। एक एक स्टूडेंट ए है और एक स्टूडेंट बी है। ए ने अपना प्रिपरेशन शुरू कर दिया थर्ड ईयर से या फाइनल ईयर से, या फाइनल ईयर के बाद पास होने के बाद उसने प्रिपरेशन शुरू कर दिया। बी ने अपना प्रिपरेशन शुरू किया है 1.5 साल पहले या 2 साल पहले। तो किसका सिलेबस पहले खत्म होगा? जिसने प्रिपरेशन की शुरुआत पहले कर दी है। यानी कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर अगर आपका एक टारगेट है तो ऑब्वियस सी बात है कि जिसने प्रिपरेशन पहले शुरू की होगी। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट, में एक उदाहरण लेता हूं, यूपीपीसीएल जेई की आस लगाए बैठे हैं। यूपीपीसीएल जेई ने रिक्रूटमेंट 2022 के बाद से नहीं किया है। यूपीपीसीएल जेई की आस लगाए बैठे हैं, यूपीपीसीएल एई की आस लगाए बैठे हैं। अब मुझे ऐसा पता है कि 3 साल से वो लगातार अगर मेहनत कर रहे हैं और इन केस अगर 2025 के अंत तक यूपीपीसीएल जेई आ जाता है तो मुझे नहीं लगता कि शायद वो बाजी नहीं मार पाएंगे। वो बाजी बिल्कुल मार ले जाएंगे, क्योंकि 3 साल से वो भरे हैं, वो उस तैयारी का, वो उस वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं, मेहनत पूरी हो चुकी है और इस बार वैकेंसी आई वो फोड़ देंगे। तो सेम फॉर आरआरबी जेई, सेम फॉर एसएससी जेई, ऐसा ही होता है। तो आप सभी लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना होगा बिफोर द टाइम, यानी कि समय से पहले कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे हो, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए तैयारी करने के लिए। सेकंड इज कि भाई एग्जामिनेशन की तैयारी कर ली हमने, सिलेबस कवर कर लिया, लेकिन सिलेबस के साथ साथ क्या, तो पीवाईक्यूज प्रैक्टिस से आ जाती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना चाहिए। पीवाईक्यूज प्रैक्टिस के बाद आप सभी लोगों को पता है कि सिलेक्शन को समय चाहिए होता है। ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन एक 1 डे प्रोसेस है या 1 मंथ प्रोसेस है या 3 मंथ प्रोसेस है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को ये देखा है कि एग्जामिनेशन से पहले जागते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में भी मैं बहुत बहुत सिंपल सा उदाहरण लूंगा, एमपी पीटीसीएल में वैकेंसी आई थी। एमपी पीटीसीएल में स्टूडेंट ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी वैकेंसी आई, अचानक से आती है, ह्यूज नंबर में वैकेंसीज आती हैं। ह्यूज नंबर, मैं इतना भी ह्यूज नंबर नहीं बोलूंगा, बट हाँ ठीक ठाक से वैकेंसीज आती हैं। स्टूडेंट जो है वो तुरंत जागता है, अरे एमपी पीटीसीएल की वैकेंसी आ गई, और तैयारी शुरू करते हैं।
चलो मान लिया कि 6 महीने पहले से पढ़ रहा है, तो 6 महीने पहले से अगर पढ़ भी रहा है तब भी एमपीपीटीसीएल एई के लिए आप एई बनने जा रहे हो, और एमपीपीटीसीएल एई के लिए अचानक से फॉर्म भरने के 1 महीने बाद एग्जामिनेशन डेट्स निकल आती हैं। एग्जामिनेशन डेट्स आ जाती है कि 14 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन है। अब स्टूडेंट घूमते हैं, पूछते हैं, डरने लग जाते हैं कि सर 14 सितंबर को एग्जाम है, मेरे 4 सब्जेक्ट नहीं हुए हैं, मैं क्या करूं। तो भैया आपने ऐसी वैकेंसीज को टारगेट किया ही क्यों, या फिर अगर आपने टारगेट किया तो आप इतना लेट जगे ही क्यों प्रिपरेशन करने के लिए। अगर आपका उद्देश्य है कि आपको मध्य प्रदेश के पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड में जॉब करनी है, उद्देश्य है, तो या तो प्रिपरेशन आपको पहले से शुरू करनी चाहिए थी, और अगर आपके एग्जामिनेशन डेट्स आ गई हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन जितनी है उतनी प्रिपरेशन के आधार पर, या आप डबल मेहनत भी कर लीजिए, चलिए अभी से लेकर 14 सितंबर तक आप डबल भी मेहनत कर लेंगे, तब भी आप जितनी प्रिपरेशन की है आपने उतनी प्रिपरेशन के साथ आप एग्जाम दीजिए। आप इस उद्देश्य से मत जाइए कि भैया मुझे ये नौकरी नहीं लगी तो मेरा जीवन अंत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत सोच रहेगी, ये बिल्कुल गलत उद्देश्य रहेगा, इससे आपके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। क्योंकि कई बार सिलेक्शन नहीं होने पर मैं ये समझ सकता हूं कि सिलेक्शन नहीं अगर होता है तो स्टूडेंट पर एक बुरा असर पड़ता है कि मैंने मेहनत की फिर भी नहीं हुआ, बट आप गलत टारगेट, गलत उम्मीद, गलत उद्देश्य लेकर ही गए थे एग्जाम देने। आपने एक्सपेक्ट कैसे कर लिया कि 6 महीने में मैं एई बन जाऊंगा। आपको एक समय देना पड़ेगा। सिलेक्शन हमेशा जो है वो समय लेता है, सिलेक्शन के लिए हमेशा समय लगता है। उसको 1 साल का समय दीजिए, उसको एटलीस्ट 1 साल में कम से कम, चाहे आप जिस ब्रांच के हो, एटलीस्ट आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए, चाहे वो किसी का भी हो। प्रॉपर कवरेज होना चाहिए नॉन टेक का। आज ये एग्जामिनेशन है, कल ये एग्जामिनेशन है, परसों ये है, 3 दिन बाद ये है। हर एक एग्जाम का नॉन टेक अलग है, हर एक एग्जाम। आईबी जेआईओ का नॉन टेक अलग है, एनएचपीसी जेआईओ, एनएचपीसी जेई का नॉन टेक अलग है, पीजीसीएल फील्ड सुपरवाइजर का नॉन टेक अलग है, हर एक एग्जाम का नॉन टेक अलग है। इसीलिए मैं कहता हूं कि कोई एक टारगेट बनाओ, ना कि ऐसे टारगेट्स बनाओ जिसमें आपको खुद ही दिक्कत हो। एक टारगेट बनाइए कि आपको आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, कोई सा भी एग्जाम आ जाएगा मैं कवर कर लूंगा। एक टारगेट, ऐसा टारगेट जिसमें सब कुछ कवर होता हो। चलिए मान लिया कि एसएससी जेई की में जो है वो मैथ्स नहीं आती, एसएससी जेई में इंग्लिश नहीं आती, बट किसी एग्जाम में इंग्लिश और मैथ्स आ रही है, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उन्हें उस एग्जामिनेशन के लिए जिसमें मैथ्स एंड इंग्लिश आ रही है एडिशनली, हम उस सब्जेक्ट के लिए मेहनत करेंगे। लेकिन एसएससी जेई का जो सिलेबस है प्रॉपर पहले उसे फॉलो करेंगे, पहले उसे फॉलो करेंगे, उसे कंप्लीट करेंगे, और इन बिटवीन अगर आपका जैसे पीजीसीएल आ जाता है, पीजीसीएल में इंग्लिश है मान लीजिए, या जनरल अवेयरनेस है, इंग्लिश है या मैथ है, तो हम मैथ और इंग्लिश की भी तैयारी करेंगे। हम शुरू करेंगे, एडिशनल टाइम देंगे, और हम बिल्कुल उस एग्जामिनेशन के लिए मेहनत करके जो है अपीयर होंगे एग्जामिनेशन में। तो ये एक होना चाहिए कि हमें नॉन टेक का प्रॉपर कवरेज होना जरूरी है। किसी एक एग्जामिनेशन को आइडियल मानकर आइडियल तरीके से तैयारी करेंगे, और हम प्रॉपर कवरेज करेंगे नॉन टेक्निकल का। साथ के साथ सब्जेक्ट वाइज टेस्ट भी देंगे। उसके बाद हमें मॉक टेस्ट देने हैं, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट तो देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। प्रॉपर रूटीन में पढ़ाई करनी है, रूटीन फॉलो करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने पढ़ लिया फिर आप कल चले गए कहीं और, कल आपने इस सब्जेक्ट को छोड़ दिया, 2 दिन बाद आप कहीं और घूमने चले गए। तो एक प्रॉपर रूटीन फॉलो करना बहुत जरूरी है। सोशली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। क्या हो रहा है आज के समय में, देश में क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, है ना, कौन से डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आ रही हैं, हमें सब कुछ पता होना चाहिए, है ना। क्या चेंजेस हो रहे हैं एग्जामिनेशन पैटर्न में, क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या बदलाव हो रहे हैं, इन सभी। सोशली एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहना है, बिल्कुल नहीं। आपको एक्टिव रहना है वहां पर जहां पर पढ़ाई से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। आपको वहां पर एक्टिव रहना है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल उस दुनिया से ही कट जाएं और हमें वही चीजें ना पता हो जो एग्जामिनेशन से रिलेटेड हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है सोशली एक्टिव रहने का। ओके, चलिए, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जेई बनने के लिए। सवाल आता है, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी पहला ही मैंने क्वेश्चन देखा कि क्या आपको बुक जरूरी है। तो भाई किसी भी एग्जामिनेशन में जब आप किसी टेक्स्ट बुक्स को फॉलो करते हैं सिलेबस कंप्लीशन के लिए,
टेक्निकल सिलेबस के लिए आप किसी बुक्स को फॉलो करते हैं तो आप शायद बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब आप बुक को फॉलो करते हैं तो एक बुक में 1000 चीजें हैं, आनी है 10 चीजें या 20 चीजें, तो आपको वो कौन बताएगा? वो बताएगा फैकल्टी या एजुकेटर। तो फैकल्टी या एजुकेटर जो आपको बता रही हैं, जो वो नोट्स दे रही हैं, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके नोट्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ना कि टेक्स्ट बुक्स इंपॉर्टेंट होती हैं। रही बात कि पीवाईक्यूज जरूरी हैं, तो पीवाईक्यूज बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो आपको थ्योरी के लिए कभी भी बुक्स पर नहीं जाना चाहिए, नोट्स पर हमेशा जाना चाहिए। जो भी आपको मेंटर, आपके जो भी फैकल्टी हैं, जो भी एजुकेटर हैं, जो प्रोवाइड कर रहे हैं, उस नोट्स पर आपको जाना चाहिए, नोट्स फॉलो करना चाहिए। अगर मैं किसी एक पीवाईक्यू बुक की बात करूं तो पीवाईक्यू बुक को आप जरूर से परचेज करें। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए तो मेरी एक खास बुक मार्केट में है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए ये किताब आप अड्डा 24/7 ऐप से परचेज कर सकते हैं, वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए, एसएससी जेईई एग्जामिनेशन के लिए आप चाहें तो बुक्स कुछ इस तरीके की होनी चाहिए जो आपको पीवाईक्यूज की भी प्रैक्टिस कराए, साथ के साथ आप सभी लोगों को कुछ नए क्वेश्चंस पता चलें। तो बुक्स ऐसी होनी चाहिए। और जरूर पीवाईक्यूज के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बुक आपके पास हमेशा होनी चाहिए। उसको ऑनलाइन ऑर्डर करो, अभी ऑर्डर करो और अपने पास मंगा लो। तो आई होप कि ये सारे के सारे डाउट्स मैंने क्लियर कर दिए होंगे। जो भी आपके डाउट्स हैं, ये डाउट्स आपके कौन सी बुक पढ़ना है, पीवाईक्यूज जरूरी है या नहीं, सिलेक्शन में कितना समय लगता है ना, सिलेबस कैसे पूरा होगा, एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी जूनियर इंजीनियर बनने की आई होप मैंने आपको डिलीवर की है। अगर आप अड्डा 24/7 से तैयारी करना चाहते हैं किसी भी जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन की एक आइडियल मानकर, तो आप अड्डा 24/7 से जुड़ सकते हैं प्रिपरेशन करने के लिए। सो अड्डा 24/7 की वेबसाइट पर आपको जाना चाहिए। यहां पर आप जिस ब्रांच के हैं उसमें महापैक्स पर इसलिए जाना चाहिए क्योंकि महापैक्स पर सभी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन होती है। एक आइडियल सिलेबस होता है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 10 सब्जेक्ट हैं, 12 सब्जेक्ट हैं, तो 10 12 पढ़ाए जाएंगे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 10 सब्जेक्ट हैं, कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। अब ये 10 या 12 में से 6 आपके एग्जाम में आते हैं, 8 आते हैं, 10 आते हैं, कोई मैटर नहीं करता, 10 पढ़ लिए, ये सबसे बेस्ट है। तो महापैक्स पर किसी भी महापैक को परचेज करने के लिए आप जिस ब्रांच से हैं, बाय नाउ पर क्लिक करें, कूपन कोड एंटर करें Y1022 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। सो Y1022 एंटर करें टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। आपको मिल जाता है 2190 रुपए में पूरा महापैक 27 महीने की वैलिडिटी के साथ। 27 मंथ वैलिडिटी, अगर आप देखेंगे, वैलिडिटी चेक करेंगे तो मैं आपको दिखा दूं 27 मंथ की वैलिडिटी है, मतलब 2 साल 3 महीने। अभी परचेज करते हो दिसंबर 2027 तक की वैलिडिटी रहेगी। परचेज कर लीजिए। उम्मीद करते वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार की और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। धन्यवाद।